दोस्तों, आपने धुरंधर मूवी देखी होगी। धुरंधर मूवी के मेन कैरेक्टर रणवीर सिंह की अपेक्षा जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो है रहमान डकैत, जिससे लोग सबसे निर्दयी कसाई के नाम से भी जानते हैं। क्या है पूरी कहानी आपको हम विस्तार में बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर दोस्तों को अपने ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आपको बताते हैं किस तरीके से रहमान डकैत ने अपनी माँ का तक कत्ल कर दिया। और रहमान डकैत की एक फिल्म में डायलॉग है कि रहमान डकैत के मारने का तरीका कसाई से भी कम नहीं। चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं कि किस तरीके से रहमान डकैत की कुख्यात डॉन से पीपीपी के सहयोगी बनने तक का सफर तय करता है और उसकी मौत के बारे में भी किस तरीके से उसकी मौत हुई। दरअसल ल्यारी में कुख्यात रहमान डकैत का असली नाम सरदार अब्दुल रहमान बलोच था। सन 1975 में कराची के ल्यारी इलाके में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता दादा मोहम्मद और मां खादिजा बीबी एक गरीब बलोच परिवार से आते थे। ल्यारी पीपीपी का मजबूत गढ़ था, हमेशा से अपराध एवं गरीबी का केंद्र रहा और बचपन से ही रहमान को अपने परिवार की ड्रग तस्करी और दुनिया का सामना करना पड़ रहा था। उसके पिता और चाचा शेरू 1964 में हेरोइन स्मगलिंग में लिप्त थे। यह परिवार अफशानी गली के बालाकोट में रहता था, जहां ड्रग नेटवर्क की जड़ें गहरी थी। छोटी उम्र में रहमान ने देखा कि कैसा काला नाग जैसे प्रतिद्वंदी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। ल्यारी की तंग गलियों में उसके लिए जुर्म का पहला स्कूल बन जाता है। रहमान के परिवार में अपराध कोई नई बात नहीं थी। उसके पिता दादा मोहम्मद ने 1960 के दशक में अफगानिस्तान से हेरोइन तस्करी शुरू की थी। चाचा शेरू के साथ मिलकर उन्होंने ल्यारी को ड्रग हब बना दिया था। 1970 के दशक में भुट्टो सरकार के दौरान जब नेटवर्क फला फूला, इसी दौरान दूसरा गैंग चलाने वाला काला नाग भी सामने आ गया था। रहमान के परिवार पर हमला हुआ, लेकिन बाद में मामला उसकी मौत से संभल गया। रहमान डकैत दादा मोहम्मद की इकलौती औलाद थे, जिसने बचपन से ही ड्रग पैडलिंग सीखी और गरीबी एवं जातीय बलोच पहचान से उसे जुर्म की ओर ढकेल दिया। रहमान डकैत की आपराधिक यात्रा 13 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। उसने छोटे विवाद से अपने पड़ोसी को चाकू मार दिया था। यह घटना ल्यारी की गलियों में सनसनी फैला देती है, यूं ही कहें कि खुद ही सनसनी बनकर फैल जाती है। पुलिस ने उसे भागने तो दिया, लेकिन उसके लिए एक सबक था। ड्रग बेचने की वजह से जो हिंसा की ओर मुड़ गया था। एक्ट्रेस ट्रिब्यून के अनुसार जब पड़ोसी पर चाकू से वार करने से पहले वायलेंट क्राइम के रूप में दर्ज है। ल्यारी के गैंग कल्चर में ऐसा कृत्य नौजवान जो स्टेटस देते थे, रहमान ने भागकर छिपने की कला सीख ली थी। यह घटना उसके पिता की हत्या से जुड़ी थी। जब इकबाल उर्फ बाबू डकैत ने दादा मोहम्मद का कत्ल किया था, उसी वक्त उसने रहमान बदले की आग में झुलस रहा था। 19 साल की उम्र में रहमान डकैत ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिससे लोगों की दिल और दिमाग पूरी तरीके हिल जाता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपनी मां को गला घोंटकर उसे मार डाला था, फिर छत के पंखे से लटका दिया था। इल्जाम यह था कि उसकी मां किसी प्रतिद्वंदी गैंग मेंबर से संबंधित रखती थी। यह घटना ल्यारी में किसी सदमे से कम नहीं थी। हालांकि पुलिस ने इसे घरेलू विवाद बताया, लेकिन इस वारदात के बाद रहमान फरार हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब क्राइम की क्रूरता का प्रतीक बन गया, उसका परिवार टूट चुका था। लेकिन रहमान के जुर्म का सफर तेज हो गया। बलोच समुदाय ने भी उसे चर्चा होने लगी। इसी हत्या से उसे डकैत का टाइटल मिल जाता है। 1990 के दशक के अंत में रहमान ने हाजी लालू के गैंग में एंट्री ली। लालू ल्यारी के चौधरी थे, जिसके पास ड्रग, हथियार एवं रंगदारी का एक बड़ा साम्राज्य था। रहमान ने लालू के बेटे के साथ काम किया। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के संरक्षण में यह गैंग फलने और फूलने लगता है। विकिपीडिया के अनुसार लालू की गिरफ्तारी से पहले रहमान ने नेटवर्क को मजबूत किया। ल्यारी के छोटे छोटे अपराध कम
करने का श्रेय भी उसे मिला। वह स्थानीय विवाद सुलझाने लगा। इसके बाद हाजी लालू ने अपना उत्तराधिकारी उसे घोषित कर दिया। इस दौरान रहमान के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड था। गैंगवार की तैयारी यहीं से शुरू हो जाती है। साल था 2001। हाजी लालू की गिरफ्तारी हो जाती है। इसके बाद रहमान गैंग की कमान संभाल लेता है। उसे उजैर बलोच और बाबा लाडला को अपना करीबी बनाया और ड्रग ट्रेड को विस्तार करने लगा। रहमान ने ल्यारी को अपना किला बना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी खबर है कि वह एक्सटॉर्शन और हथियार तस्करी में भी माहिर हो गया था। छोटे अपराध कम करके रहमान ने रॉबिन हुड जैसी इमेज बना ली थी। स्थानीय लोग ये भी कहते थे कि रहमान के राज में रात को भी सुरक्षित घूम सकते हैं। इसी के साथ रहमान पीपीपी नेताओं से नज़दीकी बढ़ा रहा था। बाद में यह बदलाव लाहौरी की राजनीतिक प्रभावी को बढ़ा देता है। साल 2003-4 तक रहमान डकैत ल्यारी का सबसे ताकतवर डॉन बन चुका था। इसके बाद अरशद पप्पू को चुनौती दी। यहीं से गैंगवार शुरू हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी खबर है कि वो पानी के टैंकरों और ज़मीन पर कब्जा करने लगा था। हालात ये थे कि ल्यारी को वर्ल्ड वेस्ट कहा जाने लगा था। इसके दौरान रहमान ने सोशल वर्कर्स भी खूब इकट्ठा कर लिए थे। गरीबों की मदद करना उसकी चरित्र को लोकप्रिय बना दे रहा था। यही वजह था कि पीपीपी ने उसे वोट बैंक प्रोटेक्ट की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। रहमान का सबसे बड़ा दुश्मन था अरशद पप्पू। साल 2008 से गैंगवार तेज हो चुकी थी। पप्पू एमक्यूएम का समर्थन था। नेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की गैंगवार रोज लाशें गिरती थी। रहमान डकैत ने पीपीपी की ताकत अपने दुश्मन पप्पू को ल्यारी से बाहर कर दिया था। इसके लिए उजौर और बाबा लाडला ने उसे लीड किए थे। यही वो वक्त था जब इलाके में कथित तौर पर कटे सिरों से फुटबॉल खेलने की अफवाहें भी फैलने लगी। इसी जंग में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे जाने लगे। रहमान ने अरशद पप्पू के पिता को निशाना बनाया था। जब जंग ल्यारी की जमीन को लाल करती जा रही थी, पीपीपी एमक्यूएम का टकराव भी इससे साफ झलकता था। साल था 2009 जब रहमान डकैत शेर ल्यारी बन चुका था। उसने 80 से ज़्यादा केस अपने ऊपर दर्ज करवा लिए थे, लेकिन पीपीपी के संरक्षण मिलने के बाद से उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल आज़ाद घूमता था, लेकिन वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। इसी दौरान पीपीपी की वरिष्ठ नेता बेनज़ीर भुट्टो की सरेआम हत्या कर दी जाती। यहीं से रहमान की उल्टी गिनती शुरू हो जाती। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रहमान का नाम बेनज़ीर की हत्या में शामिल होने के शक में आ गया। पीएसी ने ल्यारी पर कंट्रोल किया और रंगदारी में करोड़ों की कमाई हो जाती है। लेकिन इसी ताकत से रहमान के दुश्मन बढ़ गए थे। साथ ही जब पीपीपी नेताओं ने भी टकराव होने लगा, क्योंकि रहमान ने नेताओं से पैसे मांगने शुरू कर दिए थे। यही बात उसे पतन का कारण बन जाती है। लेकिन बाहर खलनायक चरम पर पहुंचकर वह एक बड़ा खतरा मोल ले लेता है। दिनांक 9 अगस्त 2009 का दिन था। रहमान अपने 3 साथियों औरंगजेब, नज़ीर और अकील के साथ स्टील टाउन की तरफ आ रहा था। तभी रास्ते में जिले के एसएसपी चौधरी असलम खान की टीम उसकी कार रोक लेती है। पुलिस टीम पर रवैया देखकर रहमान को शक होता है और रिपोर्ट के मुताबिक रहमान और उसके 3 साथी औरंगजेब, नज़ीर और अकील ने पुलिस पर गोलीबाजी की, जिसके बाद जवाब में पुलिस टीम ने फायरिंग शुरू कर दी। जब गोलियों की आवाज़ थमी तो ल्यारी का एक अध्याय खत्म हो चुका था। रहमान मारा जा चुका था। इसका जिस्म गोलियों से छलनी था। कहा जाता है कि उसके शरीर में लगभग 22 गोलियां लगी थी। पुलिस ने उसकी कार से बड़े हथियार बरामद किए, लेकिन रहमान की विधवा पत्नी ने पुलिस पर फेक एनकाउंटर का आरोप लगाया और जिसके चलते एसएचसी ने एफआईआर का आदेश दे दिया। रहमान के परिवार को उसकी किडनैपिंग का शक था। वह तुर्बत से लौटते हुए मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे 3 फीट से गोली मारने की बात सामने आई थी। रहमान की विवादास्पद मौत से पुलिस को ही सवालों के घेरे में खड़ा होना पड़ा। रहमान डकैत की मौत के बाद से पीएसी बिखर गई। फिर उज्जैर बलोच ने कमाल संभाल ली। उज्जैर ने अपने नेटवर्क विस्तार किया। कहा जाता है कि रहमान के फ्यूनरल में भी 7 लोग मारे गए थे। ल्यारी में कर्फ्यू लगाया था। रहमान की हत्या के इल्जाम में पीपीपी को भी सियासी नुकसान हुआ था। हालांकि रहमान की मौत के बाद भी ल्यारी में गैंगवार जारी रही। सत्र 2013 में रेंजर्स
को ऑपरेशन के लिए लियारी में उतारा गया, जिसके कुछ सुधार हुआ। रहमान डकैत को आज भी वहाँ के लोग रॉबिन हुड मानते हैं। रहमान की कहानी और जुर्म की सियासत के गठजोड़ की दास्तां, जहाँ विरासती खून धीरे धीरे फैलता है और किस तरीके से आगे बढ़ता है, आपको हम दूसरे पार्ट में बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।